हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देने वाला हूं जो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा वीडियो के तौर पे, तो उसको करके आप कमेंट बॉक्स में बताना आंसर क्या आएगा उसका। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर जल्दी से। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है, ये मैं फॉर्मूला आप लोग शायद परिचित हो गए। इस फॉर्मूले से आप लोग परिचित हो गए। कब हो गए परिचित? जब जस्ट इसका पिछले वाला लेक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला डेराइव कराया था, और मैंने एक नोट भी लिखा था उसमें कि कृपया करके एक बार फिर से आप लोग इसका डेरिवेशन खुद से करें, क्योंकि खुद से करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो करना जरूर उसको। ये फॉर्मूला आया कैसे था? तो ये था आपका केस 2 था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। केस 2 था किसका? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। इसमें मैंने क्या बोला था? केस 2 था जब दोनों रिएक्टेंट का मोल अगर अलग अलग हो। मैंने मान लिया था एक का मोल ए है और एक का मोल बी है, t = 0 समय पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तब। और t = t में मैंने बोला था कि अगर कुछ समय बाद अगर ए का x मोल घट जाए और b का x मोल घट जाए, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन किए थे, और डेरिवेशन करके फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो इसमें कुछ और चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। इफ B इज इन एक्सेस, मतलब जो ये B है, ये जो B मोल था कल के डेरिवेशन में, उसको मैंने क्या किया है? खूब सारा लिया, मतलब भर भर के, इतना ज़्यादा है कि मतलब यू कांट इवन गेस। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है आपका B का मोल बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग खुद सोचिए, B का मोल अगर ज़्यादा है तो B - x भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? इक्वल होगा B के। B - x भी अप्रोक्स आपका इक्वल होगा B के। क्यों? क्योंकि B आपका ज़्यादा है, मतलब B समुद्र है। समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल भी लोगे तो क्या घट जाएगा उसका? समुद्र पानी वही रहेगा। तो जस्ट लाइक B एक्सेस में है, मतलब B बहुत ज़्यादा है, B समुद्र का समान है, और उसमें से अगर एक लोटा पानी निकाल लो, मतलब उसमें से कुछ मोल्स घटा भी लो, तो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? वो जस का तस ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, इसी अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग अप्रोक्स कर रहे हैं इस चीज़ को, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, पुनः इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। अब B - x ये कंडीशन है, ठीक ना? ये कंडीशन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि B जो है एक्सेस में है। अब B एक्सेस में था तो B - x मेरा क्या आ गया? B के बराबर आ गया। मतलब कि ये जो टर्म था, ये टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? B - x को B से रिप्लेस कर सकता हूँ। कब? जब आपका B एक्सेस में होगा। तो जो फाइनल जो ये जो इक्वेशन फाइनली मॉडिफाई करके आएगा वो क्या आएगा? 1/B - a इंटू T ln B - x हो गया B, तो ln AB BA - x, ये हमारा आ जाएगा फाइनल जो मॉडिफाई करके लाएंगे तब। अब इसमें से देखिए B कट जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो टर्म है ये वाला, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो क्या हो गया? K इंटू B - a इज इक्वल टू 1/T ln A/A - x। अब ध्यान से देखिएगा, ये K क्या था? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और B - a क्या होगा? मान लो B है 10 मोल और A है 5 मोल, अगर सपोज करते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू है, तो ये भी कांस्टेंट टर्म है। K तो रेट कांस्टेंट होता ही है, B - a भी एक तरीके का क्या है? कांस्टेंट वैल्यू ही तो है। अगर V को 10 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, A को कुछ भी ले लो, मतलब कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होता है? एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं। मान लो कि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक 5 वैल्यू है कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये भी तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू ही तो है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये रेट कांस्टेंट है और ये भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मैं बोल दे रहा हूँ एक नया रेट कांस्टेंट K', और ये K' किसके इक्वल हो गया? 1/T ln A/A - x। अब ना आप शायद इस फॉर्मूले से परिचित हो गए।
याद करो ये फॉर्मूला किसका था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला था जो हम लोगों ने डिराइव किया था, कब, जब रेट कांस्टेंट डिराइव कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अर्थात इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है कि जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट में से एक पार्ट को एक्सेस में ले रहे हैं, रिएक्टेंट में से अगर हम एक पार्ट को क्या किया, एक्सेस में लिया, तो जो हमारा रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का था वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो क्यों बोल रहा है, स्यूडो मतलब होता है झूठा। झूठा क्यों बोला हमने, क्योंकि देखने में तो लग रहा था कि क्या है, ये देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अगर जैसे ही अगर हम इसको एक्सेस में लिए, इस बी वाले पार्ट को एक्सेस में लिया, तो ये जो रिएक्शन है ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया। तो ये जो टॉपिक मैंने जो डेरिवेशन कराया था, इससे मैं एक ही चीज प्रूफ करने वाला था, या फिर इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अपना जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा हमारा स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कब बनता है, जब रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट वाला पार्ट क्या हो, एक्सेस में हो, तब जा करके जो रिएक्शन है वो बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और देखने में तो लगता है सेकेंड ऑर्डर, अगर अभी इसको देखो, सिर्फ इसको देखो अगर अभी सिर्फ, तो क्या लगेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कब, कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि बी हमने एक्सेस में लिया था, मतलब रिएक्टेंट का एक पार्ट क्या था, एक्सेस में था। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा, यहां तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो अब देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हल्का सा आइडिया तो दे ही दिया आप लोग को, अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो पॉइंट जो कह रहा है कि इन सम बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, मतलब मॉलिकुलरिटी निकालना आप लोग बताया था, जिसकी मॉलिकुलरिटी 1 उसको यूनिमोलर बोलते थे, जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 उसको बाई मॉलिकुलर बोलते हैं। ये सारा आप लोगों को पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो कह रहा है कि इन सम बाई मॉलिकुलर रिएक्शन वन ऑफ द रिएजेंट इज टेकन एक्सेस, मतलब बाई मॉलिकुलर जो रिएक्शन होंगे, जो दो रिएक्टेंट होंगे अलग अलग, मान लो या एक ही मान लो, दो एक ही मान लो ए प्लस ए हो चाहे ए प्लस बी हो, इसको हम लोग ट्वाइस ए भी बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई एक रिएजेंट एक्सेस में हो, अगर कोई एक रिएजेंट किस में हो, एक्सेस में हो, therefore rate of reaction does not depend on concentration of excess reagent। मतलब कि किसी को अगर एक्सेस में ले लो तो जो रिएक्शन का रेट जो है ना, जो रेट हम लोग निकालते हैं वो हम लोग एक्सेस जो रिएजेंट है उस पे रेट आपका डिफाइन नहीं होता। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेरा लेक्चर खोल के देखना पीछे, उस टाइम पे मैं हल्का सा इसके बारे में आइडिया दिया था। जब मैं एग्जाम्पल लिया था तो मैंने बोला था एक दो रिएक्टेंट थे और मैंने बोला था कि देखो ये वाला एक्सेस में है तो सिर्फ तुम्हारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे करेगा, मतलब फर्स्ट वाले पे करेगा। तो इसके लिए आप चाहो तो देख सकते हो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मेरा लेक्चर था उसमें। तो कह क्या रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, मतलब जो एक्सेस में है उस पे तुम्हारा रेट डिपेंड नहीं करता। और जो रिएक्शन है जो कि दिखने में बेसिकली तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन वो बन क्या जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रिएजेंट। मतलब कि जो दूसरा रिएजेंट है, मतलब जो एक्सेस रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है तुम्हारा क्या बन जाता है, तो रिएक्शन बन जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बन जाता है। तो और इसको हल्का सा और एक्सप्लेन किया है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर, मतलब जो दिखने में क्या लगते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे लिख लेना एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो दिखने में सेकेंड ऑर्डर है लेकिन लगते क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, उसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड, लिख लेना कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जल्दी से इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं
फिर और अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो इसका एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूं आपको। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एसिड कैटेलाइज्ड ईस्टर, मतलब ईस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक कंडीशन में। जैसे हम लोग एक ईस्टर को लेते हैं CH3 COO C2H5, इसको हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक कंडीशन मतलब H+ में, तो जो तुम्हारा फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 COOH प्लस हमारा प्यारा और आपका भी प्यारा अल्कोहल। अब ध्यान देना, इसमें मैंने यहाँ पे पानी को लिया है एक्सेस में। केस क्या है कि पानी यहाँ पे किस में है, एक्सेस में है। अब अगर आप मॉलिक्यूलरिटी वाला चैप्टर पढ़ करके आए होगे, तो रिएक्शन एक्चुअली में कौन सा रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, मैंने बताया था आप लोगों को निकालना। इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा 2, 1 + 1 2। इसका मॉलिक्यूलरिटी है 2। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया है कैसे मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। एक्चुअली में इसका मॉलिक्यूलरिटी है क्या, 2 है। लेकिन अगर इसका ऑर्डर का बात करो, मतलब अगर इसका रेट निकालने का बात करें, तो चूंकि आपका पानी किस में है, एक्सेस में है, तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो सिर्फ आपका डिपेंड करेगा इस एस्टर के कंसंट्रेशन पे। तो वही पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया है, अर्थात ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो दिखने में क्या लग रहा है कि दो रिएक्टेंट है अलग अलग, मतलब A + B का फॉर्म है, तो दिखने में लग रहा है आपका सेकेंड ऑर्डर, बट दे आर एक्चुअली क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं बोलो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है सेकेंड ऑर्डर जैसा, लेकिन है आपका क्या है, आपका एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, शायद ये सारा एग्जांपल मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर का बढ़ा रहा था तो आप लोग को लिया भी था ये एग्जांपल सारे। नेक्स्ट आप ले सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो ये है आपका C12H22O11, इसको करो पानी के साथ, इसको सुक्रोज बोलते हैं ना, सुक्रोज बोलते हैं इसको। तो आपका बन जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये यहाँ पे भी आपका एक्सेस में है, एक्सेस में है, अर्थात ये आपका रेट रिएक्शन का डिफाइन नहीं करेगा। मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगा इसका, लेकिन ऑर्डर का बात करें तो इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको वो जो फॉर्मूला बड़ा सा था, जो बड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करके लाया था, तो उस पॉइंट से भी मैंने प्रूफ किया। जैसे ही मैंने बी को क्या किया था, जैसे ही मैंने बोला था कि इफ बी है एक्सेस में, अभी तो मैंने बताया सबसे स्टार्टिंग में, इस लेक्चर का स्टार्टिंग में, अगर बी एक्सेस में है तो b - x को अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल किया, और उसके बाद मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि अगर किसी एक को एक्सेस में ले लोगे तो तुम्हारा जो रिएक्शन है सेकंड से क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मैंने इसको क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। तो अब जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, रेट रिएक्शन का कौन डिसाइड करेगा, तो ये आपका सुक्रोज डिसाइड करेगा। अर्थात अगर आप इसका रेट लिखना चाहो तो रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और C12H22O11 का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये था आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको जल्दी से आप लोग छापिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना, नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक्चुअली आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन एक टॉपिक के रूप में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देना चाहता हूँ। ये है क्या
कि बेसिकली है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी देगा। तो एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि तो जैसे कि आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एक प्रोसेस है, वो है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अब ध्यान समझिएगा ग्राफिकल मेथड से कैसे पता करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट, और जब शुरू किए थे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने कुछ कुछ ग्राफ कराए थे आपके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारा ग्राफ कराया था, एक टी हाफ वाला ग्राफ कराया था, फिर एक ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी होता है, इसके बेसिस पे भी एक ग्राफ कराया था। तो इन ग्राफ को आपको क्या करना है, आपको अपने खोपड़ी में रखना है। ये जो ग्राफ जैसे ड्रॉ किए थे हम लोग, आपको याद होगा टी हाफ का कैसा ग्राफ था। तो टी हाफ का था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में था ए नॉट बाई टू के था, मतलब कि अगर टी हाफ और इनिशियल मोल पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर ड्रॉ करना पड़े तो कुछ ऐसा ग्राफ बना था। तो ये सारा ग्राफ जो मैंने अभी तक कराया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, इन सारे ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हम लोग बनाए थे। तो मैंने आप लोगों को बनाने का तरीका बताया था, कैसे बनाते हैं, सारा मैंने बनाने का तरीका बताया है। तो एक हेल्पफुल होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने में कौन सा प्रोसेस, ग्राफिकल मेथड। मतलब कि अगर अलग अलग टाइप के ग्राफ दे दे और ग्राफ देख करके बोल दे कि बताओ ये ग्राफ है, जैसे बोल दे कि ये ग्राफ है, बताओ ये ग्राफ कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होगा। तो ये ग्राफ देखते ही आपको पता करना चाहिए कि टी हाफ और ए में ग्राफ है और कुछ लीनियर ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये किसका ग्राफ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला मेथड था आपका ग्राफिकल। मतलब कि ग्राफ को देख करके आपके खोपड़ी में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा ग्राफिकल मेथड। सेकंड है आपका हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, ये मैं अभी इसके बारे में अभी बताया नहीं हूं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये तो मैं बता दिया था, ग्राफिकल अभी तक तुम लोग करते आ रहे हैं शुरू से ही। हाफ लाइफ मेथड अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। और एक थर्ड मेथड होता है इसी में, थर्ड मेथड होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इसके बारे में भी आप लोग परिचित हैं, नाम से परिचित नहीं है लेकिन इस पे क्वेश्चन किए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं तो आपको याद आ जाएगा। याद करना, जब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बोला था कि मान लो कि एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 1 में ए का कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। जब ए का कंसंट्रेशन कुछ है, बी का कंसंट्रेशन कुछ है, तो रेट है तुम्हारा x। फिर मैंने इसी क्वेश्चन में था कि एक्सपेरिमेंट 2 है जिसमें ए का कंसंट्रेशन कुछ गिवन है, बी का कंसंट्रेशन कुछ गिवन है और उस टाइम भी रेट कुछ दिया था y। ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन कुछ गिवन था, बी का कंसंट्रेशन कुछ गिवन था और इसका रेट कुछ अलग दिया था z। अब याद करो, हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने लेक्चर फॉलो किया होगा, शायद ये मैंने 5th लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन कराया है, 5th लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो मैंने बताया था कि बाबू इन सबको देख करके आप क्या करना, इन सबको देख करके आप रेट का इक्वेशन लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के टर्म में। और याद करना, अगर याद होगा आप लोगों को, तो फाइनली जो हम लोग का आंसर आ रहा था कुछ ऐसा आ रहा था, रेट के इज इक्वल टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। हम लोग कर क्या रहे थे, तो एक्स और वाई को फाइंड कर रहे थे और बोल दे रहे थे कि एक्स प्लस वाई जो है यही है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद करो, अगर पढ़ा होगा, अगर इस लेक्चर को देखा होगा, 5th लेक्चर को, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर लेक्चर देखो तो सीक्वेंस वे में देखो, चीजें क्लियर होंगी। तो ये मेथड, इस मेथड से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। तो पहला था आपका ग्राफिकल भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं।
इनिशियल रेट मेथड में भी हम लोग इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है, इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा ले रहे थे। अब एक सेकेंड वाला जो था हाफ लाइफ मेथड, इसको देख करके कैसे हम लोग पता लगाएंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। दो हम लोग पढ़ चुके हैं और एक सेकेंड वाला जो है उसके बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। सेकेंड जो मेथड था हाफ लाइफ मेथड, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। डेरिवेशन एक्चुअली मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस याद रखिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a का पावर 1 माइनस n। ये भी जिन्होंने लेक्चर देखा होगा शुरू से लेकर लास्ट तक तो उनको पता होगा कि मैंने ये कहाँ पे पढ़ाया है। टी हाफ क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n होता है, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले एक चीज़ समझिए। टी हाफ जो है बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इस कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओगे तो आपका हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ेगा या घटेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओ घटाओगे तो आपका हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़े घटेगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि लेट कर ले रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, जो मैं लेट कर रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज A1, मैं मान ले रहा हूँ कि कब, जब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो उस टाइम पे लिख लीजिएगा, एट दैट टाइम टी हाफ इज T1, ठीक है। वेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज A1, मतलब अगर इसको मैं A1 रख दूं तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने इसका वैल्यू चेंज किया। अगर इसका वैल्यू चेंज किया तो टी हाफ भी चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन इस A का इनिशियल कंसंट्रेशन जब कभी भी A1 होगा तो उस टाइम को मैं मान रहा हूं, जो उस टाइम जो टी हाफ होगा वो T1 के बराबर होगा। और क्या कह रहा हूं, एक और केस लेता हूं कि वेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज A2, मतलब जब ये कंसंट्रेशन क्या हो, A2 हो, उस टाइम पे एट दैट टाइम टी हाफ इज T2। यहाँ पे लिख लीजिएगा खुद से, एट दैट टाइम टी हाफ इज T2। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। मतलब कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ भी आपका चेंज होगा। तो वही हाफ लाइफ जो चेंज हुआ है उसको मैंने बोल दिया T1। T1 कब है? जब आपका कंसंट्रेशन A1 था। T2 कब है? हाफ लाइफ जब आपका कंसंट्रेशन, सॉरी, T1 कब है? जब A1 था। और T2 कब है? जब A2 था। अब ध्यान दीजिएगा जल्दी से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो इन वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट किया तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, टी हाफ हो गया आपका T1। टी हाफ क्या हो गया? T1 कब? जब आपका कंसंट्रेशन A1 था, तो A1 का पावर 1 माइनस n, ठीक है। नेक्स्ट केस, टी हाफ क्या हो रहा है? टी हाफ हो रहा है T2। टी हाफ हो रहा है आपका T2 कब? जब आपका कंसंट्रेशन क्या था? A2 था। मतलब अब यहाँ पे क्या रख दूंगा? A2 रख दूंगा, ठीक है। अब इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और 1/2 कर लो। बोलो। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को? हाँ दिख रहा है। तो T1/T2 जो आएगा वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके? A1/A2 का पावर n, इसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी n नहीं, 1 माइनस n, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब बोथ साइड आप लोग ले लो लॉग, क्योंकि हमको n को सेपरेट करना है। ये n क्या होता था? यही n क्या होता था? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। यही n आपका क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, n को हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड आप लोग क्या ले लो? लॉग ले लो, लॉग।
अपना प्यारा लॉग, तो क्या आ जाएगा लॉग T1/T2 इज इक्वल टू, जब लॉग, चलो मैं हल्का सा और एक्सपेंड ही कर दे रहा हूँ, A1/A2 और 1 - A, तो लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होगे, पावर इधर आ जाता है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू 1 - N log A1/A2, इतना आ गया। अब यहाँ तक आप लोग लिख लोगे, तो मैं थोड़ा सा मिटा ले रहा हूँ, चलो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। तो अब क्या आएगा मेरा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले इक्वेशन को। हमको बेसिकली करना क्या है, n को सेपरेट करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, इस पूरे लॉग वाले टर्म को उधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 1 - N क्या आ जाएगा, 1 - N आ जाएगा log T1/T2 डिवाइडेड बाई log A1/A2। अब क्या करना है, n शिफ्ट हो गया यहाँ पे, n क्या आ जाएगा मेरा, n जो फाइनली आएगा वो आ जाएगा 1 - log T1/T2 डिवाइडेड बाई log A1/A2। ये है हमारा फाइनल रिलेशन। तो इसको याद मत रखिएगा, जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूं उसको आप समझिएगा। अब क्या हुआ होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे T1 क्या था, T1 वो हाफ लाइफ पीरियड था, वो हाफ लाइफ पीरियड था जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन A1 था। T2 वो हाफ लाइफ पीरियड था जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, A2 था। तो हाफ लाइफ मेथड क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी दो अलग अलग हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हो, अगर क्वेश्चन में कभी भी दो अलग अलग हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हो, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हो, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तब आप ये मेथड को यूज कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका हाफ लाइफ मेथड। बाकी दो मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अभी लेक्चर को स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन में अभी यहीं पे इसके बाद क्वेश्चन आएंगे कुछ, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे के भेजिएगा। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, मज़े कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।